नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य की इस आनंददायक यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी वसंत भाग 2 में संकलित एक बहुत ही प्रसिद्ध, आनंददायक और बाल मनोविज्ञान पर आधारित मलयालम कहानी कंचा। कहानी के लेखक हैं टी पद्मनाभन। यह कहानी हमारे समक्ष बाल मनोविज्ञान के बहुत ही शानदार चित्र प्रस्तुत करती है। बच्चे बच्चे होते हैं। देश के किसी भी हिस्से और विश्व के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, वहाँ के बच्चों की सोच एक ही प्रकार की होती है। चाहे उनकी इस सोच को किसी भी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए, पर अंततः वह बहुत ही आनंददायक और प्रेरणादायी होती है। तो आज इस कहानी में जिस नायक के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं, उस बाल नायक का नाम है अप्पू। अप्पू एक स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी है और जब वह स्कूल जा रहा है तो उसके पास एक कहानियों की पुस्तक है। कहानियों की उस पुस्तक के माध्यम से वह कहानी का आनंद लेते हुए विद्यालय जा रहा है। तभी रास्ते में एक दुकान आती है जिस पर विभिन्न प्रकार की टॉफ़ियाँ और बालकों को आकर्षित करने वाली सामग्री मिलती है। तो उसी दुकान पर जब अप्पू खड़ा होता है तो उसकी नज़र एक ख़ास किस्म के जार पर जाती है। वह देखता है कि उस जार में अनेक तरह की कांच की गोलियां हैं। उन पर रंग बिरंगे चित्र बने हुए हैं। उनके भीतर अलग अलग तरह के रंग हैं। वह जार उसे इतना आकर्षित करता है कि वह उसके मोहपास में बंध जाता है। उसे लगता है कि वह जार के अंदर समा गया है और कल्पना के माध्यम से पूरा जार उसे पूरी दुनिया में दिखाई देता है। तभी अचानक जब दुकानदार बोलता है तो उसका ध्यान टूटता है। वह सोचता है कि इन कंचों को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। इसी सोच में वह स्कूल पहुंच जाता है। शिक्षक उसे पाठ पढ़ा रहे हैं। रेलगाड़ी का संदर्भ चल रहा है, पर लगातार अप्पू के ध्यान में तो अपने वही कंचे रहते हैं। वह अपने कक्षा के मित्र जॉर्ज, जो सबसे अच्छा कंचों का खिलाड़ी है, उसके साथ मन ही मन प्रतियोगिता रखता है। वह सोचता है किस प्रकार वह जॉर्ज को हराएगा, किस प्रकार वह जॉर्ज से श्रेष्ठ खिलाड़ी बनकर सब जगह वाहवाही लूटेगा। और इसी तंद्रा के क्रम में जब शिक्षक उससे कोई प्रश्न पूछते हैं तो वह उनके उत्तर भी नहीं दे पाता। शिक्षक रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे हैं और जब उससे पूछते हैं तो वह अपनी सपनों की दुनिया से एकदम से कहता है कंचा। उसे तो हर प्रश्न का उत्तर सुनाई देता है कंचा। हर समस्या का समाधान है कंचा। इसी क्रम में जब वह पुनः ध्यान की मुद्रा में चला जाता है तो शिक्षक उसे चौक से मारते हैं और उसका ध्यान शिक्षा की तरफ लाने का काम करते हैं। वह सोचता है कि किस प्रकार दुकान पर रखे हुए उन कंचों को प्राप्त किया जाए। तो उसे ध्यान आता है कि उसके पिता ने उसे फीस के पैसे दिए। वह शिक्षक से छुट्टी ले कार्यालय में जाता है, परंतु वहाँ फीस जमा नहीं करवाता। वह उन पैसों को लेकर के दुकान पर पहुँच जाता है और उन पैसों के कंचे खरीद लेता है। दुकानदार देखता है कि इतने कंचे लेने वाला इससे पहले कोई ग्राहक उसके पास नहीं आया, पर वह भी हंसकर फिर उसे कंचे दे देता है। फीस के उन पैसों से बहुत अधिक कंचे उसे प्राप्त होते हैं। उन कंचों को अपने थैले में डाल वह मग्न रहता है। सड़क पर चल रहा है, अपने होशो हवास खो देता है। लगातार उसके कल्पना लोक में केवल और केवल कंचे रहते हैं। वह बार बार हाथ से टटोलकर अपने कंचों को संभाल लेता है और इसी क्रम में अचानक वे कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं। उसे ध्यान ही नहीं रहता। तभी एक गाड़ी सामने से आती है और गाड़ी वाला अचानक ब्रेक लगाता है। वह ड्राइवर अनेक प्रकार की भली बुरी बातें
अप्पू को कहता है। पर अप्पू जो अपने ही ध्यान में मग्न है, उसे लगता है कि इस ड्राइवर को भी कंचे अच्छे लगते हैं, तो वह एक कंचा उठाकर उस ड्राइवर को दिखाता है। कंचा ड्राइवर उसकी उस प्रसन्नता को देखकर खुश हो जाता है और हंसने लगता है। तो अप्पू को लगता है कि ड्राइवर को भी कंचे पसंद हैं, और इसी क्रम में उन सभी कंचों को लेकर के वह घर पहुंच जाता है, माँ के पास पहुंच जाता है। माँ को जब पता लगता है कि उसने सारे पैसों के कंचे खरीद लिए हैं, तो वह चिंतित हो जाती है, चिंतन में चली जाती है। माँ को इस प्रकार से दुखी और उदास देख करके वह अप्रसन्न हो जाता है। अप्पू दुखी हो जाता है, उसे लगता है कि मेरे कंचों से सभी खुश हैं, दुकानदार भी खुश है, ड्राइवर भी खुश है, माँ को पता नहीं क्या तकलीफ है। तो वह माँ को कहता है कि कंचे अच्छे नहीं हैं। उसकी उदासी को देख करके माँ भी उसके साथ प्रसन्न हो जाती है, और इस सुखांत में कहानी का अंत होता है। तो यह एक बहुत ही रोचक, आनंददायक कहानी है, जो बाल मनोविज्ञान की अनेक परतों को हमारे सामने खोलती है। बालक के मन में सर्वोपरि उसके खेल रहते हैं, और अनेक विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपनी शिक्षा से अधिक महत्व खेलों को देते हैं। आइए अब हम लेखक की शब्दावली में 3 दृश्यों को सुने। इसके माध्यम से कहानी अधिक स्पष्टता के साथ आप तक पहुंच पाएगी। पहला दृश्य वह दृश्य है जब वह जार को देखता है। दूसरे दृश्य में ड्राइवर के साथ उसका जो संबंध है वह स्थिति स्पष्ट की गई है, और तीसरे दृश्य में माँ के साथ बहुत ही भावनात्मक वार्तालाप को स्पष्ट किया गया है। तो ये 3 कहानी के मुख्य पड़ाव हैं जिन्हें हम लेखक की शब्दावली में सुनेंगे। अप्पू जब पहली बार कंचों से भरे जार को देखता है तो बावरा सा हो जाता है। उस दृश्य के संबंध में लेखक लिखते हैं, पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, वह आसमान सा बड़ा हो गया, वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। दूसरा दृश्य कंचे प्राप्त करने के बाद का है। अप्पू को कंचे प्राप्त करने के बाद होश ही नहीं रहता कि वह सड़क पर चल रहा है। वह एक गाड़ी के सामने आ जाता है। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांककर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसने भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मजा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ने? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह हंस पड़ा। तीसरे दृश्य में अप्पू अपनी माँ के सामने कंचे प्रस्तुत करता है। फीस से कंचे लिए जाने पर वह असमंजस की स्थिति में है, लेकिन अप्पू सोचता है, उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ने? नहीं, अच्छे हैं। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ने? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल में खुशी छलक रही थी। तो सुना आपने, लेखक ने कितनी
छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से, सहज शब्दों के माध्यम से जो कहानी का अनुवाद समक्ष प्रस्तुत किया है, उस अनुवाद में भी जीवंतता भर दी है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम पुनरावृत्ति के कुछ प्रश्नों के आधार पर अपने ज्ञान को स्थायी करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पुनरावृत्ति हेतु निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न 1, इस कहानी के लेखक का नाम बताएं। क. पी. रामास्वामी, ख. पी. गोपाल स्वामी, ग. टी. सुब्रमण्यम, घ. टी. पद्मनाभन। तो इसका उत्तर होगा घ. टी. पद्मनाभन। प्रश्न 2, कांच के बड़े बड़े जार कहाँ रखे थे। क. दुकान में, ख. मेज पर, ग. अलमारी में, घ. काउंटर पर। तो इसका उत्तर होगा ग. अलमारी में। अप्पू को कंचा आकार में किस प्रकार का लग रहा था। क. बाल की तरह, ख. आंवले की तरह, ग. अंगूर की तरह, घ. नींबू की तरह। तो इसका उत्तर होगा ख. आंवले की तरह। प्रश्न संख्या 4, अप्पू की नज़र किस जार पर थी। चॉकलेट वाली जार पर, बिस्कुट वाले जार पर, कंचे के जार पर, या घ. खिलौने वाली जार पर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ग. कंचे के जार पर। कंचे देखकर अप्पू को जॉर्ज की याद क्यों आई। क. क्योंकि वह उसके साथ खेलना चाहता था, ख. क्योंकि जॉर्ज कंचों का अच्छा खिलाड़ी था, ग. क्योंकि जॉर्ज अप्पू का घनिष्ठ मित्र था, और घ. क्योंकि जॉर्ज ने अप्पू को बुलाया था। तो इसका उत्तर होगा ख. क्योंकि जॉर्ज कंचों का अच्छा खिलाड़ी था। मास्टर जी ने लड़के के बारे में क्या अनुमान लगा लिया। क. मन लगाकर पढ़ाई न करने का, ख. उसके गरीबी का, ग. मन में और कुछ है, घ. उसकी बौद्धिक क्षमता का। तो इसका उत्तर होगा ग. उसके मन में और कुछ है। मास्टर जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का अप्पू सही जवाब न दे सका। क्यों। क. क्योंकि जवाब कठिन था, ख. क्योंकि वह प्रश्न न समझ सका, ग. क्योंकि पाठ पर उसका ध्यान नहीं था, घ. उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा ग. क्योंकि पाठ पर उसका ध्यान नहीं था, वह इधर उधर ध्यान लगाए हुए था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, कंचे कहाँ तक फैल गए थे। क. पूरे कक्षा में, ख. गड्ढे में, ग. पूरे घर में, और घ. सड़क के बीचों बीच। तो इसका उत्तर होगा घ. सड़क के बीचों बीच। प्रश्न 9, अप्पू द्वारा ड्राइवर को कंचा दिखाए जाने पर ड्राइवर की प्रतिक्रिया क्या हुई। क. वह जोर से गुस्सा करने लगा, ख. सर पटकने लगा, ग. हंसने लगा, या घ. इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ग. वह हंसने लगा। प्रश्न संख्या 10, कहानी के अंत में मां को हंसते देख क. अप्पू रोने लगा, ख. उसके दिल से खुशी छलक उठी, ग. वह गिड़गिड़ाने लगा, घ. वह निराश हो गया। तो इसका उत्तर होगा ख. उसके दिल से खुशी छलक उठी। प्रिय विद्यार्थियों, पुनरावृत्ति के यह प्रश्न निश्चित रूप से आप लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। आप जानते हैं कि यह कहानी बाल मनोविज्ञान की एक बहुत ही मनोहारी कहानी है। बाल मनोविज्ञान के सबसे मनोहारी चित्रण इसी प्रकार के आपने सूरदास जी के माध्यम से सुने।
आप देखते हैं कि बच्चे जब झूठ भी बोलते हैं तो कितने आनंद के साथ और आत्मविश्वास के साथ पहुंचते हैं। एक दृश्य मुझे याद आता है कि माँ यशोदा कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ लेती हैं, हाथ पर मक्खन लगा हुआ है। तो माँ श्री कृष्ण से पूछती हैं कि भाई तू पड़ोस के घर में कैसे पहुंच गया, तेरे हाथ पे ये मक्खन कैसे लगा हुआ है। तो कृष्ण कैसा उत्तर देते हैं, वे कहते हैं मैं सोचो या घर अपनों है। अरे बाहर से हमें दोनों घर एक ही प्रकार के दिखाई देते हैं, तो मैंने सोचा कि हमारा घर है। तो उन्होंने कहा तेरे हाथ में मक्खन क्यों लगा हुआ है, कहा ना तूने चोरी क्यों की। तो कहता है मैं सोचो या घर अपनों है या धोखे में आयो और देखत हूँ गौरस में चींटी काढ़न को करना आयो। मैंने देखा कि गाय के रस में चींटी पड़ी हुई है, तो मैंने उसी को निकालने के लिए इसमें हाथ दिया था। तो बच्चे इस प्रकार के होते हैं और हमारा अप्पू भी इसी प्रकार का है। वह अपनी ही दुनिया में, अपने ही कल्पना लोक में मग्न रहता है और अपने सपनों की दुनिया को साकार करना चाहता है। उसके लिए सब कुछ खेल ही हैं। तो आइए अब हम इस आनंददायक कहानी के अभ्यास संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहला प्रश्न है कहानी से। पहला प्रश्न है कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। कंचे जब जार से निकलकर उसके मन की कल्पना में समा जाते हैं तो वह दृश्य बहुत विशाल हो जाता है। वह उनके चटक रंगों को निहारता रहता है। कंचों पर बनी हुई विभिन्न प्रकार की लकीरें उसे बहुत पसंद आती हैं। उसे अपनी दिवंगत बहन याद आती है। उसके न होने के कारण उसे हमेशा अकेले ही खेलना पड़ता है। वह देखता है कि उसके सामने जार कंचों का बहुत विशाल हो गया है और वह स्वयं उसके अंदर ही पहुंच गया है। दुकानदार जब बोलता है तो वह अपने सपनों से जागता है और पुनः वास्तविक दुनिया में वापस आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। दुकानदार और ड्राइवर दोनों ही अप्पू के बारे में प्रारंभ में कोई अच्छी धारणा नहीं रखते, क्योंकि दुकानदार के पास अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं आया जिसने इतने अधिक पैसे देकर के एक साथ इतने कंचे खरीदे हों। पर जब वह अप्पू की स्थिति को देखता है तो उसे हंसी आ जाती है। गाड़ी का जो ड्राइवर है वह भी प्रारंभ में घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, अप्पू को देख करके दुखी होता है। पर जब वह कंचों के प्रति अप्पू के प्रेम को देखता है तो उसे भी हंसी आ जाती है, उसे भी अपना बचपन याद आ जाता है। वे दोनों मानते हैं कि अप्पू के लिए अपने कंचों से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी, लिखिए। देखिए, कोई भी योग्य शिक्षक कक्षा को कोई पाठ पढ़ा रहा होता है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसमें उतार चढ़ाव, विभिन्न प्रकार के उदाहरण, विभिन्न प्रकार की बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करे। और पाठ में जो मास्टर जी हैं उन्होंने भी अपनी भाषा में यह उतार चढ़ाव अपने पाठ को रोचक बनाने के लिए रखा होगा और इसके माध्यम से वे कक्षा में विद्यार्थियों के ध्यान को एकाग्रचित्त करने में सफल भी हुए हैं। इसके पश्चात हैं कहानी से आगे। तो कहानी से आगे इस शीर्षक के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वह है कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी, पिट्ठू जैसे गली मोहल्लों के
कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी एक सूची बनाइए। तो हमारे इलाके में कबड्डी, गिल्ली डंडा, कंचे, छिपम छिपाई, लंगड़ी दौड़, बैडमिंटन, पिट्ठू, लूडो, कैरम, ताश आदि खेल खेले जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। हमारे इलाके में कबड्डी बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। इसमें 2 टीमें बना दी जाती हैं। प्रत्येक टीम में 7 या 9 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम से खिलाड़ी दूसरी टीम के खिलाड़ी को छूने के लिए पहुंचता है और इस दौरान लगातार उसे अपने मुंह के माध्यम से कबड्डी कबड्डी शब्द का उच्चारण करना होता है, ताकि एक ही सांस में वह उस पाले में जाकर वापस अपने पाले में आ सके। यदि वह ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो उसकी टीम को अंक मिलते हैं। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो दूसरी टीम को अंक मिलते हैं। और इस प्रकार यह खेल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विद्यार्थियों को बहुत ही मजबूत बनाता है। यह बहुत ही आनंददायक खेल है जो देश के विभिन्न हिस्सों में बच्चों द्वारा खेला जाता है। इसके पश्चात जो प्रश्न इसमें रखे गए हैं वे हैं अनुमान और कल्पना शीर्षक के अंतर्गत। तो अनुमान और कल्पना शीर्षक में पहला प्रश्न है, जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब रहे हों? ऐसा क्यों हुआ और आप पर उस दिन क्या गुजरी? अपने अनुभव से लिखिए। बच्चों के साथ ऐसा अक्सर होता है, घर में या खेल के मैदान में या साथियों के साथ जो बात हो जाती है वह लगातार उनके मस्तिष्क में पकती रहती है। और जब वे कक्षा में बैठे रहते हैं तब भी उनके मस्तिष्क में वही चलता रहता है। एक दिन मुझे प्रातः खाना खाने का समय नहीं मिला तो माताजी ने टिफ़िन पैक करके मेरे थैले में रख दिया। अब मेरा पूरा ध्यान उस खाने पर था। तो हमारी कक्षा में गणित के शिक्षक ने जैसे ही सवाल पूछा, 2 और 2 कितने होते हैं? तो मेरे मुंह से आयास ही निकल गया, 4 रोटी। अब उस सवाल में कहीं रोटी का जिक्र नहीं था, पर चूंकि मैं भूखा था, मेरे ध्यान में लगातार रोटियां थी, तो मैंने अपने उत्तर में अपनी तरफ से रोटियां डाल दी। और इससे हुआ यह कि कक्षा के सभी विद्यार्थी खिलखिलाकर हंस पड़े और हमारे शिक्षक महोदय भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे? तो इस कहानी का शीर्षक क्या है? कंचा, क्योंकि कहानी के केंद्र में कंचे हैं। तो यदि हम इस शीर्षक को बदलना चाहें तो कह सकते हैं अप्पू और कंचे, या कह सकते हैं कंचों का स्वाद, क्योंकि इस पूरी कहानी में हम देखते हैं कि कंचे केंद्र में हैं। जब भी हम किसी कहानी का शीर्षक दे रहे होते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह शीर्षक उस पूरी कहानी का प्रतिनिधित्व करता हो, छोटा हो, चोटीला हो, आकर्षक हो और दूसरों में उस कहानी को पढ़ने के लिए जिज्ञासा पैदा करे। तो ऐसी खूबियाँ हमारे इस शीर्षक में हैं, अतः हम यही शीर्षक इस कहानी को
देना चाहेंगे अप्पू और कंचे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर, बताइए कौन कौन सी समानताएं हैं और क्या क्या अंतर हैं। गुल्ली डंडा और क्रिकेट दोनों में कुछ समानताएं हैं और बहुत अधिक असमानताएं हैं। पहली समानता, दोनों खुले मैदान में खेले जाते हैं। एक बड़े मैदान की इसके लिए आवश्यकता होती है। दोनों ही शारीरिक रूप से विद्यार्थियों को सक्षम बनाते हैं। दोनों में डंडे के माध्यम से गेंद को और गिल्ली को दूर रखने का प्रयास किया जाता है। परंतु एक खेल ग्रामीण खेल है, लोक का खेल है, जबकि दूसरा महंगा होने के कारण अभिजात्य वर्ग का खेल है। क्रिकेट में आपके पास यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ड्रेस कोड होता है। गिल्ली डंडे में ऐसा कुछ भी नहीं है। गिल्ली डंडा सहज ही कहीं से भी लकड़ी लेकर के स्वयं भी बनाया जा सकता है, पर क्रिकेट का गेंद, बैट और अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिनको बनाना आसान नहीं है। क्रिकेट पर विश्व का बहुत अधिक पैसा लगा हुआ है और उसके माध्यम से बड़े बड़े विश्व स्तरीय आयोजन भी होते हैं, जबकि गिल्ली डंडा के साथ ऐसा कुछ नहीं है। यह लोकप्रिय खेल होते हुए भी अभी भी इसमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का अभाव है। अब हम बात करेंगे भाषा की बात। आप जानते हैं कि व्याकरण अब ऐसा विषय नहीं रह गया है कि उसे अलग से विशेष रूप से पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ा जाए। हमें प्रयास करना चाहिए कि भाषा के साथ, सहजता के साथ हम व्याकरण का अध्ययन भी करते चलें। तो जब आप पाठों को पढ़ते हैं तो उसमें किस प्रकार के शब्द हैं, कौन सी संज्ञा हैं, विशेषण का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है, समास भाषा में किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, तो श्रेष्ठ लेखक की शैली में यह चीज़ें आप सहजता के साथ देख सकते हैं। तो भाषा हमें इसी प्रकार से पाठों के साथ सीखनी चाहिए। तो इस क्रम में पहला प्रश्न देखें। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े दो दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। मां ने दांतों तले उंगली दबाई, सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। तो इसमें कौन कौन से मुहावरे हैं? दांतों तले उंगली दबाना एवं सांस रोके देखना। इन मुहावरों से आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। तो इनसे जुड़े हुए अर्थ एवं प्रयोग इस प्रकार हैं। दंग रह जाना, आश्चर्य में पड़ जाना। सर्कस में छोटी बच्ची का करतब देख दर्शक दंग रह गए। पैरों तले जमीन खिसक जाना, होश उड़ जाना। अपने जनाधार को खोता देखकर नेताजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना। अपने घर में चोरी होने की बात सुनकर दरोगा जी हक्के बक्के रह गए। दरोगा जी के ही घर में चोरी हो गई। लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। दम साधे बैठना, चुपचाप बैठना। शिकार को अपनी ओर आता देख शिकारी दम साधे बैठ गया। तो भाषा संबंधित दूसरा प्रश्न है, विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण हैं। पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे। बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। इस प्रकार के कुछ विशेषण
नीचे दिए गए हैं इनका प्रयोग कर वाक्य बनाएं। ठंडी अंधेरी रात, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन, खट्टी मीठी गोलियां, स्वच्छ रंगीन कपड़े। तो इनके प्रयोग होंगे, इस ठंडी अंधेरी रात में आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आज माँ के हाथ से बने ताज़ा स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। मुझे संतरा की खट्टी मीठी गोलियाँ पसंद हैं। स्वच्छ रंगीन कपड़े पहनने का मज़ा ही कुछ और है। और इसके बाद अंत में है कुछ करने को। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह खोजकर पढ़िए। ईदगाह कहानी में हामिद चिमटा खरीदता है और कंचा कहानी में अप्पू कंचे। इन दोनों बच्चों में से किसकी पसंद को आप महत्व देना चाहेंगे? हो सकता है आपके कुछ साथी चिमटा खरीदने वाले हामिद को पसंद करें और कुछ अप्पू को। अपनी कक्षा में इस विषय पर वाद विवाद का आयोजन कीजिए। दो कहानियां हमारे समक्ष रखी गई हैं। एक कहानी है प्रेमचंद जी की ईदगाह। तो उस कहानी में क्या होता है कि ईदगाह कहानी में वातावरण का निर्माण होता है। हामिद जो नायक है वह बाज़ार जाता है, उसके पास कुछ पैसे हैं, वह भी उन पैसों से सामान खरीदता है। उसके मित्र अलग अलग चीज़ें खरीद रहे हैं, पर वह क्या खरीदता है? अपनी दादी माँ के लिए चिमटा। और दूसरी तरफ हमारी इस कहानी का, कंचा कहानी का जो नायक है वह क्या खरीदता है? वह फीस के पैसों से भी कंचे खरीदता है। तो निश्चित रूप से दोनों कहानियों में अधिक महत्व और पसंद हामिद को किया जाना चाहिए, क्योंकि वह अपनी दादी का ख्याल रखता है। अप्पू केवल अपने बारे में सोचता है, वह अपनी फीस को भी गलत जगह इस्तेमाल करता है। परंतु हामिद अपने बारे में न सोच करके अपनी दादी के बारे में सोचता है, वह रिश्तों को महत्व देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने इस कक्षा में टी पद्मनाभन जी की कहानी कंचा पढ़ी और कहानी के नायक हैं अप्पू। अप्पू आप ही के जैसे एक विद्यार्थी हैं जो लगातार खेलों की तरफ आकर्षित हैं, जिन्हें खेल अपनी तरफ खींचते हैं और खेलों के इस चाव में वह कक्षा का पाठ नहीं पढ़ते। खेलों के इस चाव में वह अपनी फीस कंचों के लिए व्यर्थ कर देते हैं। खेलों के इस चाव में वह सड़क पर अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। तो हमें इस कहानी से अनेक बातें सीखनी चाहिए। खेल अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खेलों के माध्यम से शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। खेलों के माध्यम से हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, पर इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि खेलों के लिए हम अपनी शिक्षा को दांव पर लगा दें। हमें अप्पू में कुछ विशेषताएं हैं। वह अपनी माँ के समक्ष साफ साफ बात बता देता है। वह माँ को बता देता है कि मैंने तो फीस के पैसों से कंचे खरीद लिए हैं। तो अंततः अप्पू एक बहुत ही प्यारा चरित्र है। उसमें अनेक खूबियाँ और कुछ खामियाँ हैं, लेकिन एक कहानी के रूप में यह कहानी अत्यंत रोचक कहानी है। तो आप इस कहानी को बहुत ही ध्यान से अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ें। कहानी के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उन्हें हल करें, उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और तत्पश्चात उन प्रश्नों को कंठस्थ करें। इससे आपका भाषिक सामर्थ्य समृद्ध होगा। नए नए शब्द आपकी भाषा में जुड़ेंगे और आप एक और महत्वपूर्ण बात इस कहानी से सीखेंगे, वह है अनुवाद का सामर्थ्य।
मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि यह कहानी मूलतः एक मलयालम कहानी है। तो मलयालम कहानी से हिंदी में इसका रूपांतरण हुआ है। तो रूपांतरण के माध्यम से हम इस विविधता से भरे देश की अनेक भाषाओं को सीखने और समझने का काम कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हम सब बालकों के जीवन का अंदाज एक ही है। तो आपने इस पूरी कक्षा को बहुत ही आनंद के साथ आप इसमें शामिल रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।